Assalamualaikum to all of you. Yes, sir. Lecture first and topic physical quantities and measurements और हमने फिजिक्स डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपके साथ जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है साइंस एंड इट्स ब्रांचेस, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले साइंस को डिस्कस करते हैं। साइंस, व्हाट इज साइंस? द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज साइंस। कि अगर हमें कोई भी परफॉर्म करना होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी ऑब्जर्वेशन, तो सबसे पहले हमें उसके लिए नॉलेज चाहिए होता है। और नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? साइंस से। जब तक हम स्टडी नहीं करते साइंस को, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमने किस तरह उसको ऑब्ज़र्व करना है, किसी भी चीज़ को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को हमने किस तरह परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और साइंस जो है वो हमें नॉलेज देती है, यानी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे या एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे। अगला है हमारे पास साइंस ऑफ ब्रांचेस। साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स से डिस्कस करते हैं हम। फिज़िक्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स को, केमिस्ट्री जो है केमिकल्स को। तो हम फिज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिज़िक्स डिस्कस आगे फर्दर हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताती मैं चलूँ कि फिज़िक्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करने में यूज़ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जितने भी हमारे पास स्केल्स हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए फ़िज़िक्स प्ले रोल करती है। तो फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि आप किसी भी यानी कि एनर्जी है उसको किस तरह आपस में इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ़िज़िक्स। फिज़िक्स प्ले रोल करती है किसी भी चीज़ को स्टडी करने में और किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करने में। ये इस तरह की हमारे पास आगे आ जाती हैं। और फिज़िक्स ब्रांचेस जो है अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं और फर्दर आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिज़िक्स की डेफिनेशन आपको पता है कि वो स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, कि हम इसमें मैटर, एनर्जी और उसके आपस में इंटर रिलेट होने वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड काजेज एंड इफेक्ट्स, के एक बॉडी जो है वो किस तरह मोशन में है और किस तरह मूव कर रही है, उसके काजेज के हैं, उसके इफ़ेक्ट्स के हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है हीट। इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के किसी, अब जैसे कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक आयरन है, यानी कि एक लोहे का पीस है, टुकड़ा है, उसको हमने चूल्हे पर रखा तो क्या होगा? एक सिरे से हमने उसको गर्म किया, वो एक हिस्सा जो था वो गर्म था, दूसरा हिस्सा क्या था? ठंडा था। आहिस्ता आहिस्ता अगले हिस्से तक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो वो ट्रांसफ़र हो रही है किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। अगला है साउंड। It deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications, कि किस तरह वो आपस में यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, और उसकी क्या है कि एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद जाते हैं लाइट ऑप्टिक्स, यानी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट है ना ये प्ले रोल कर रही होती है। हम कोई भी चीज़ को किस वे से देखते हैं, किस तरह हम किसी चीज़ को कैसे देख रहे होते हैं, उसमें लाइट जो है प्ले रोल कर रही होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट यूनिट एम्पेयर, फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट आपस में किस तरह इंटर रिलेट करते हैं। तो इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो एटॉमिक फिज़िक्स की, न्यूक्लियर फिज़िक्स की, प्लाज्मा फिज़िक्स, जियोफिज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपको यहीं से पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स जो है उसके साथ न्यूक्लियर लगा हुआ है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम चार्ज नंबर भी बोलते हैं। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर भी बोलते हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट है, शेल्स हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट में।
तो उनको इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन सब को डिटेल्स में स्टडी करने, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। जियो फिजिक्स, जियो मीन्स अर्थ, यानी कि ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें, लावा है, ठीक है, मैग्मा है, क्रस्ट है, यानी कि ज़मीन के अंदरूनी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए क्या बोलते हैं, जियो फिजिक्स हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितनी, हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक है बेस क्वांटिटीज़, एक है ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी जो है ना ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो ड्राइव क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। वो इसलिए क्योंकि बेस क्वांटिटी जो है ना ये किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, ये अपने आप को खुद एक्सप्रेस करती है, जैसे कि लेंथ, मैस, टाइम, ठीक है। और जो ड्राइव क्वांटिटी है ना ये बेस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है अपने आप को एक्सप्रेस करवाने के लिए। इन दोनों में यही फ़र्क है, ड्राइव क्वांटिटी जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इसको बेस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बेस क्वांटिटी को अपने आप को एक्सप्रेस कराने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूं, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ किस तरह है। जैसे कि बेस क्वांटिटी है, हमने पढ़ लिया लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन ड्राइव क्वांटिटी जिस तरह के हमारे पास है वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर इसमें है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, मीटर। अब मीटर तो हमने पढ़ा था कि लेंथ का यूनिट है मीटर, ठीक है। अच्छा हम स्पीड पढ़ रहे हैं, अभी हम स्पीड पढ़ रहे हैं, आप किसी और चीज़ में ना जाए, स्पीड पढ़ रहे हैं। स्पीड में क्या है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। अब मीटर जो था वो तो लेंथ का यूनिट था, सेकंड जो है वो तो टाइम का यूनिट था। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो ड्राइव क्वांटिटी में आता है, नहीं। ये दोनों बेस क्वांटिटी हैं, मीटर भी और सेकंड भी। जब मीटर और सेकंड इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया तो इन्होंने ड्राइव क्वांटिटी बना दी। इसका मतलब क्या है कि बेस क्वांटिटी दो मिलकर ड्राइव क्वांटिटी बना रही हैं। तो बेस क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो क्या होगा कि जो ड्राइव क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट है, इसको अपने आप को एक्सप्रेस कराने के लिए दूसरी क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो आपने बताना है 2 हैं, एक है बेस क्वांटिटी और एक है ड्राइव क्वांटिटी। लेकिन अगर अब 1960 में ना एक सिस्टम आया था। सिस्टम वो इसलिए आया था क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए ना, हर चीज़ को समझने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम भी इसलिए आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम। उसमें 3 आए थे सिस्टम। तो यूनिट वैसा सिस्टम आया था कि उसने 3 यूनिट्स दिए थे, एक बेस यूनिट दिया था, एक ड्राइव यूनिट दिया था और एक सप्लीमेंट्री यूनिट दिया था। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कराने के लिए उसके यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो बेस क्वांटिटी था तो बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कराने के लिए बेस यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। ड्राइव क्वांटिटी थी, ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस कराने के लिए ड्राइव यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। थर्ड है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, इसमें आगे 2 आते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन बोलते हैं और सॉलिड एंगल को स्टीरेडियन बोलते हैं। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है, स्टीरेडियन 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन फर्दर आपको क्या है कि आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना। आपने जस्ट कितना पढ़ना है, बेस यूनिट्स पढ़ने हैं और ड्राइव यूनिट्स पढ़ने हैं। क्योंकि हमने कौन सी क्वांटिटी पढ़नी है, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। उन दोनों क्वांटिटी को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट्स चाहिए, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो की पॉइंट्स आपको बताती चलूँ कि हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। कौन कौन से वो अपने जहन में बिठा लें, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडिला है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। अच्छा अब आपके ना जहन में, अब आप जाहिर सी बात है आप लेक्चर सुन रहे हैं तो अपने पास एक कॉपी पेन रखें और उस पेज पर ना
पेन से लिखें, सिस्टम बनाएं, यानी कि 3 आप वो कॉलम बनाएं। एक कॉलम में लिखें CGS सिस्टम, C कैपिटल, G कैपिटल, S कैपिटल। दूसरे कॉलम में लिखें MKS सिस्टम और थर्ड कॉलम में लिखें FPS सिस्टम। ठीक है, अब C से एरो निकालें, उसको बोलें सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। इसी तरीके से M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। इसी तरीके से F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। तो अब देखो सेंटीमीटर, मीटर, ये फुट, ये लेंथ के यूनिट है। ग्राम, किलोग्राम और पाउंड ये मैस का यूनिट है। सेकंड तीनों में आ रहा है, सेकंड ये टाइम का यूनिट है। तो एक ऑब्जेक्टिव बनती है कि इन तीनों सिस्टम में कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि कांस्टेंट है, जो कि सेम है, जो चेंज नहीं हुआ, जिसको चेंज नहीं किया, वो है टाइम। टाइम का यूनिट जो है सेकंड, वो कभी चेंज नहीं होता। बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से जो ड्राइव यूनिट है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, चार्ज है। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, यानी कि 3 m हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बेस यूनिट हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो वो ड्राइव यूनिट बनाते हैं। तो m का क्यूब बता रहा है कि ये बेस यूनिट है, लेकिन लेकिन मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम है तो ड्राइव यूनिट हो गया ये। प्रेशर का यूनिट पास्कल, Nm-2, डेंसिटी किलोग्राम मीटर पर क्यूब, चार्ज का यूनिट कॉलम है और एम्पेयर सेकंड इसको बोलते हैं। आपका एक क्विज है यहाँ पर, वो उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। तो मैंने आपको बता दिया, आपके जहन में डिफरेंस होने चाहिए कि बेस क्वांटिटी जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो कि ड्राइव क्वांटिटी जो है ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अच्छा, पेज नंबर 7 है आपकी बुक का, चैप्टर नंबर 1 का, वो आप अपने पास रखें, उसको देखें। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। एक है स्पीड, एक है एरिया, एक है फोर्स, एक है डिस्टेंस। अब बेस क्वांटिटी उन्होंने पूछी हुई है तो डिस्टेंस मीटर, तो मीटर लेंथ का यूनिट मीटर। इसका मतलब है कि जो चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस, ये बेस क्वांटिटी है। बाकी जो तीनों है ना, स्पीड हो गया, ठीक है, और जैसे कि स्पीड हो गया, स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड है, तो दोनों बेस क्वांटिटी मिलकर क्या बना रही हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद फोर्स हो गया न्यूटन, ये भी ड्राइव क्वांटिटी में आ जाता है। अब उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस आर ड्राइव क्वांटिटी, डेंसिटी, फोर्स, मास, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अब देखो इसमें से अलग-अलग कर लो, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये तीनों क्या हैं, ये बेस क्वांटिटी हैं। डेंसिटी, फोर्स, स्पीड और वॉल्यूम ये क्या है, ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि ड्राइव यूनिट्स। अगला जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस है, जैसे कि इसकी एक डेफिनेशन है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर द लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। इसमें लीस्ट मल्टीपल और लीस्ट सब मल्टीपल आ जाते हैं। जो लीस्ट मल्टीपल है ना, ये लिखो, जो नेगेटिव वैल्यू में सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू दिख रही है वो कम होगी। एग्जाम्पल तीनों लिखो, जैसे कि 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻18 और 10⁻⁻22। तो अभी मैंने कहा था कि नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम होगी। तो 10⁻⁻22 जो है ये लीस्ट मल्टीपल है, क्योंकि ये वैल्यू दिख तो बहुत बड़ी रही है लेकिन है क्या, छोटी। इसी तरीके से लीस्ट सब मल्टीपल जो है ना, जो वैल्यू नेगेटिव में सबसे कम लग रही होगी ना, वही सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि 10⁻⁹, 10⁻⁻18 एंड 10⁻⁻22। तो 10⁻�9 जो है ये क्या है, लीस्ट सब मल्टीपल। और आपकी बुक का जो पेज नंबर 7 है उसमें एक प्रीफिक्सेस की टेबल दी गई है, टेबल 1.3, जैसे कि एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फेम्टो जो है ना, इसको फेम्टो का दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं फर्मी। अगर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो है वो आपसे कहता है कि फर्मी का यूनिट बताओ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना।
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फर्मी को ही फेम्टो बोलते हैं और इसका यूनिट क्या है 10⁻⁻15। और आपकी बुक का एक और टेबल है 1.4 मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। ये हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन की जो साथ में आपको टिडबिट्स दिए हुए हैं, येलो कलर का एक कॉलम है उसमें, यानी कि लेफ़्ट साइड पे है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बिल्कुल भी ना देखो क्योंकि ये इतना ख़ास नहीं है। डेफिनेशन साइंटिफिक नोटेशन की अगर एग्जामिनर पूछता है तो जस्ट डेफिनेशन पूछता है कि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन बताओ, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। अच्छा, अब आपकी एक बुक की एग्जांपल है, पेज नंबर 8 पे देखो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 62। अब आप ना अपने जहन में रखो, जब आप अब देखो अपने पॉइंट जो है ना वो 7, 5 और 0 इनके बाद लगाया है, यानी कि आप पॉइंट को, इशारिया को राइट साइड से लेकर आए हो, 3 डिजिट के बाद लगा रहे हो, यानी कि 0, 5 और 7, ठीक है। इसके बाद आप इशारिया लगा रहे हो, यानी कि 3 डिजिट आप आगे आए हो, तो 10 की पावर 3 में आए, 3 लिखेंगे लेकिन पॉजिटिव में आएगी। और अगर आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड से आगे फॉरवर्ड करवाते हो तो फिर 10 की पावर लिखेंगे तो सही जो भी होगी, लेकिन वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये होगी साइंटिफिक नोटेशन। तो और आगे है साइंटिफिक फिगर्स। अब देखो आगे ना आपका जो पेज नंबर 9 है वहाँ पे लिखा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मैं साइंटिफिक फिगर्स आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया है। साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ने के बाद जब आप साइंटिफिक फिगर्स पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, पढ़ाने में तो क्या जाता है, लेकिन ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। अब साइंटिफिक फिगर्स जो है, अब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपने जो पीछे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है वो आपको सही तरीके से नहीं पता होगा, तो आप साइंटिफिक फिगर्स कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले क्या है कि साइंटिफिक फिगर्स आप पढ़ लोगे ना, ताकि आपका साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साइंटिफिक फिगर्स भी आप ईजिली पढ़ लोगे। और क्या है कि फिर आगे मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ाती हूँ। साइंटिफिक फिगर जो है ना, ये आपकी बुक जो है उसका पेज नंबर 20 है, साइंटिफिक फिगर। अब यहाँ ना इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 20 से 21 पर जाकर एंड हो रहा है। इस पैराग्राफ को आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई भी ये नहीं है कि हर्ज हो जाएगा या कोई आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये सारी फजूल बातें लिखी हैं। जो मेन पॉइंट है ना, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो तो आपसे पूछेगा कि साइंटिफिक फिगर की डेफिनेशन बताओ और उसकी आइडेंटिफाई, यानी कि वो जो 3 आगे देखो ये ना रेड कलर का 21 पे ना रेड कलर के पॉइंट्स बने हुए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए की पॉइंट्स वो आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपके जहन में होने चाहिए। सबसे पहले की पॉइंट है ऑन द लेफ्ट साइड 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, और आपके यहाँ पे 4th जो रेड है वहाँ पे लिखा हुआ है 0 रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब देखो ये देखो इतनी बड़ी लाइनें लिखी हुई, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट फॉर्मूले में लिखा है। बस आपको ये याद रख लो, आपको ये जो है साइंटिफिक फिगर्स आसानी से आ जाएंगे, जैसे कि ऑन द लेफ्ट साइड 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है 0032। अब मैंने आपसे कहा था कि 0 जो है अगर वो लेफ़्ट साइड पर है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि 3 और 8 से पहले 2 सिफर है हमारे पास, वो तो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे हैं। तो बाकी 3 बच गया और 8 बच गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से साइंटिफिक फिगर्स बताओ कौन से, तो आप क्या कहोगे, इसमें 2 साइंटिफिक फिगर्स हैं। कौन कौन से, एक 3 और एक 8। इसी तरीके से दूसरा की पॉइंट है ऑन द राइट साइड 0 इज़ सिग्निफिकेंट। कैसे, 3800। अब मैंने कहा अगर तो 0 है राइट साइड पे तो वो सिग्निफिकेंट है, तो 3 और 8 तो वैसे सिग्निफिकेंट हैं फिगर। 3, 8 ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे 1 और 4 आ जाए वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जहाँ पे 3, 8 होगा वही सिग्निफिकेंट नहीं। 0 के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं,
ये जहन में रखना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 0 के अलावा वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन 0 की पोजीशन मैं आपको बता रही हूँ, अगर 0 लेफ्ट साइड पे होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब 0 क्या है यहाँ पे राइट साइड पे है, तो देखो 3 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है और आगे 2 सिफर हैं, तो टोटल आप यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला है 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे कि एग्जांपल है 3 और 8, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 3 और 8, ये तो वैसे सिग्निफिकेंट है लेकिन इन दोनों के दरमियान में सिफर है, तो सिफर की पोजीशन हम बता रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड पे तो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगा, अगर वो राइट साइड पे तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, और अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में भी सिफर है ना, तब भी वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल आपसे पूछा जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये अब आपको अपने जहन में आप बिठा लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन और इसके की पॉइंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं ताकि आपको आगे याद करने में मसला ना हो। दूसरा ये कि जो अनइम्पोर्टेंट है वो भी आपने अपने जहन में रखने हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देता, बच्चों को पजल करने के लिए वो अनइम्पोर्टेंट भी दे देता है। अगला हम पढ़ रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। आपकी बुक का पेज है पेज नंबर 9, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो मैयर किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले है मीटर रूल। मीटर रूल जो है, अब मीटर जो हमने पढ़ा था कि ये एक लेंथ का यूनिट है। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। के ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी चीज़ की लेंथ को मैयर करने के लिए यूज़ किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, मीटर रूल। क्योंकि यहाँ पे मीटर इस्तेमाल हो और मीटर तो लेंथ का है, तो जाहिर सी बात है किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो मीटर रूल है, यानी कि जो मीटर रूल है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसका ताल्लुक जस्ट लेंथ को मैयर करने तक हो, इसको क्या बोलेंगे, मीटर रूल। ठीक है, अब आपकी एक बुक में एक यहाँ पर पैमाना सा दिया हुआ है मीटर रूल का, ये आप देख लें, ये एक मीटर रूल है जो कि जस्ट लेंथ को मैयर करने के लिए यूज़ होता है। आप अक्सर पैमाना भी यूज़ करते हैं, स्केल जाफर यूज़ करते हैं हाशिया लगाने के लिए, तो वहाँ पे लेंथ की यानी कि नंबरिंग बताई हुई होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे लेंथ है। यानी कि किसी भी चीज़ की लेंथ को मैयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मीटर रूल। अच्छा जी, उसके बाद है इसका जो आगे हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप आर सच अ टेप टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। जो मीटर रूल है ना, ये जस्ट लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, सिर्फ मीटर के लिए, मीटर्स में। लेकिन जो मेजरिंग टेप है ना, मेजरिंग टेप ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को मेजर तो करती है, लेकिन क्या या तो उस लेंथ को मीटर में मेजर करेगी या सेंटीमीटर में, ये है। अब ये मीटर टेप, आप मेजरिंग टेप देख लें, आपकी पेज नंबर 9 आपकी बुक का है, उस पर फिगर है 1.5, ये मेजरिंग टेप की है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचेस। के मेजरिंग टेप को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेंथ को तो मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो लेंथ के मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो और वो या इंचज़ में हो। तो 1 इंच, ये अपनी बुक पे नोट डाउन करें, जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अगला है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अब मैं इसको आगे फर्दर आपको बताती हूँ। ये आपके पास है वर्नियर कैलिपर, कि जो वर्नियर कैलिपर है ना, वर्नियर कैलिपर के ना 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है मूवेबल। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है फिक्स, एक है मूवेबल। फिक्स वो होता है जहाँ पे किसी भी बॉडी को अगर हमने उसकी यानी कि पैमाइश चेक करनी है कि वो किस तरह है, तो क्या करेंगे कि उसको फिक्स जाज में मूव करा, फिक्स जाज में उसको फिट कर देंगे।
ठीक है। ये अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ जैसे कि वर्नियर कैलिपर डायग्राम, ये ठीक है। और ये कैलिपर विकीपीडिया भी, ये सारी वर्नियर कैलिपर की शेप है। ये आपको पता होनी चाहिए कि जो फिक्स जाउज होते हैं ना, वहाँ पर बॉडी को बीच में अटैच करवा देते हैं, बॉडी वहाँ से मूव नहीं कर सकती, वो फिक्स होता है बॉडी को पकड़ने के लिए। और एक होता है मूवेबल, कि जैसे जैसे हमने किसी भी चीज़ को मैयर करनी है ना, उसकी लेंथ है, उसको हमने अगर मैयर करनी है, उसका साइज़ मैयर करना है, तो हम उसको उस जगह पर मूव करवाते रहेंगे जो मूवेबल जाए। ये हो गया। इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर या है 0.01 सेंटीमीटर। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर है, ये आपको बताया हुआ यहाँ पे। इसका ज़ीरो एरर है, ठीक है। इसको ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव कब होगा? जब द लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑन द राइट साइड पे होगी। अगर तो वर्नियर कैलिपर की जो ज़ीरो साइड है वो राइट साइड पे होगी तो ज़ीरो पॉजिटिव होगा, अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो ज़ीरो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और क्या है? इफ़ अ ज़ीरो स्केल ऑन द लेफ्ट साइड, ज़ीरो ऑफ द मेन फिगर, ठीक है। और सबसे पहले वर्किंग ऑफ रीडियम वर्नियर कैलिपर के जो फिक्स जाज है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब हम फिक्स करवा देते हैं तो क्या होता है? हम उसको आसानी से मैयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि वर्नियर कैलिपर, ये जितने भी मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये पेपर में नहीं आते, ये जैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये तो सारा प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल जो है, जाहिर सी बात है, वो फिर आपसे वहीं पे वो आपको पिक्चर बना देते हैं, वो आपसे पूछते हैं इसका लीस्ट काउंट बता दो। ये प्रैक्टिकल वाला पेज है सारा। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, ये प्रैक्टिकल वाला पेज है। ये आपसे प्रैक्टिकल में आता है, 15 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, उसमें ही होते हैं। अगला है स्क्रू गाज। जो स्क्रू गेज है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मैयर द स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। कि इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो वर्नियर कैलिपर से बहुत ज़्यादा होती है ये, लेकिन लेंथ को, स्मॉल लेंथ को मैयर करने के लिए यूज़ होता है। स्क्रू गेज जो है ये स्मॉल लेंथ को मैयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये होगी, इसकी एक्यूरेसी जो होती है वर्नियर कैलिपर से बहुत ज़्यादा होती है। यू शेप में होता है ये इसकी स्क्रू गेज की, आपको मैंने पिक्चर दिखाई है। अगला है फिजिकल बैलेंस। स्क्रू गेज की आपको पता होनी चाहिए कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। तो फिज़िकल बैलेंस भी आपको मैं बताती चलूँगी। फ़िज़िकल बैलेंस क्या होता है कि फ़िज़िकल बैलेंस की मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है कि किसी भी फ़िज़िकल बैलेंस है, जैसे मैथ, सबसे पहले तो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, तराजू जो होते हैं उनमें मैथ्स को हम रख लेते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। फ़िज़िकल बैलेंस जो है फिजिकल यूज टू इन लेबॉर्ट्री टू मैयर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपेरिजन कंसिस्ट ऑफ, इसके पार्ट्स बताए हुए हैं। फिजिकल बैलेंस भी पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि आपके टॉपिक का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। लीवर बैलेंस है, ये अक्सर आपने देखो जो दुकानदार होते हैं उनके पास ये पड़ा हुआ होता है, वो बट्टा सा नीचे रखते हैं, फिर वो देख रहे होते हैं कि उस जो आपने चीज़ लिया उसका मैच क्या उस बट्टे से मैच हो रहा है जो उन्होंने वो रखा वहाँ पे, चाहे 5 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का। इसी तरीके से अगला है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये ऐसी चीज़ होती है, सबसे पहले ना इसको यूज़ करने का सबसे पहला तरीका ये, तो सबसे पहले तो हम इसको करते हैं स्विच ऑन, फिर हम इसको लाते हैं ज़ीरो रीडिंग पे, फिर हम उस चीज़ को रखते हैं जिसका हमने मैस मैयर करना होता है। ये गोल वाली प्लेट है ना, इस पर रखते हैं, फिर वो ज़ीरो से आगे रीडिंग आगे फर्दर स्टार्ट होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड्स कर रहा होता है। अगला है द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब देखो बीम बैलेंस ये है कि देखो अगर आपके पास है यहाँ पे 3.2 तो आपके पास 0.1, अब मैं यहाँ का अगर करती हूँ 3.24 तो 0.01 आएगा, ठीक है। इशारिया के बाद आगे जितना भी यानी कि डिजिट्स बढ़ते जाएंगे ना, ज़ीरो उतने ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ पे 3.2 था ना, तो एक है तो हमने 0.1 लगा दिया, यानी कि एक डिजिट है। 3.24 किया तो एक तो आप लिखोगे, लेकिन एक से पहले ज़ीरो लगा दोगे ताकि वो 2 डिजिट काउंट हो। 3.247 है तो 0.001 आ जाएगा। स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच जो है ये किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए आफ्टर इंटरवल उसको मैयर करते हैं, ये स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मैयर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, एक है मैकेनिकल और एक है डिजिटल। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये आपकी बुक नंबर चैप्टर नंबर 1 उसका पेज नंबर 18 पर मैकेनिकल वॉच दिखाई हुई जो खुद मैकेनिकली मूव करती है, और एक होता है डिजिटल वॉच जो खुद यानी कि आगे अपने टाइम्स को इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती है। जैसे कि हाउ टू यूज स्टॉप वॉच का कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने उसके बटन को प्रेस करना है, ठीक है, वो बैक हो जाएगा, फिर वो ऑन होगा, फिर आप दोबारा करोगे, दोबारा 0 पोजीशन पर आ जाएगा। सबसे पहले तो आप उसको प्रेस कर रहे हो,
ठीक है। उसके यहाँ द वाच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस, जब आप उसको प्रेस करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वो इधर रेस्ट में आ जाती है। फिर सेकंड टाइम उसको प्रेस करते हो वो चलना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड टाइम उसको प्रेस करते हो तो 0 पोजीशन पर आ जाती है। इसी तरीके से सिलेंडर को मेजर करने, सिलेंडर को पैमाइश करने के लिए आप किस तरह करते हो, पानी भर लेते हो, उसके साइड पे वहाँ पे लेंथ जो लिखी हुई होती है डिफरेंट अमाउंट्स में लिखी हुई होती है। जब आप पानी डाल लेते हो आपको पता चल जाता है पानी यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है कि इसकी लेंथ यहाँ तक है, ठीक है। और उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर, ये सारा। अच्छा, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बता देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले एक तो फिजिकल क्वांटिटी की आपसे डेफिनेशन पूछेंगे। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है जैसे कि बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, और इसके अलावा बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स। बेसिकली जो एग्जामिनर होता है ना वो ज़्यादा टच करता है फिजिकल क्वांटिटी को, यानी बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। और इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, और उसके की पॉइंट्स भी बता दिए हैं, ये भी वो लाजमी पूछता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रीफिक्सेस में से भी इतना क्वेश्चन नहीं आता, अगर आती है तो जस्ट ऑब्जेक्टिव आती है, जो अगर लास्ट में अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो इतना नहीं आता। इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता, स्टार्ट वाला वो टच करता है। लेकिन जो ये स्केल्स है ना, ये लिखने में नहीं आता, यानी कि जो आपका 60 नंबर का पेपर है उसमें स्केल्स जो है एग्जामिनर ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल का पोर्शन है। तो प्रैक्टिकल के पोर्शन 15 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वो उसमें खुद ही पूछेगा कि जी इसकी 1 ईयर कैलिपर की आप स्ट्रक्चर लिख दो, या बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की डायग्राम बना दो, ये तरीका आता है, ये सारे नहीं आते, ठीक है। जस्ट आपका हमारा इतना ही था। अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे।